नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई और लोन को कैसे कम करें। जैसे आपको ये बहुत अच्छी सुविधा मिलती है ताकि आप लोन लेकर अपना सपनों का घर ले सकते हैं, अपने सपनों का कार ले सकते हैं, अपने सपने का कोई भी चीज़ ले सकते हैं। कोई आपका आवश्यकता वाला चीज़ है, आपके पास उस टाइम पूरा पैसा नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ चाहिए, तो आप क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं ईएमआई पर। उसका अवधि सेट कर देते हैं 6 मंथ, 12 मंथ, होम लोन है तो 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, वो आप सेट करके लोन से वो चीज़ ले लेते हैं। ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में आता है कि अब इसको कम कैसे करें, ईएमआई इतना जा रहा है। एक फिक्स्ड पैसा जो रहता है सैलरी का या फिर आपके इनकम का, वो बंध जाता है कि इतना तो ईएमआई में ही चले जाना है। उससे आप फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट या फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाते हैं। हाँ, कैसे कम करें ये ठीक है, लेकिन ये भी सोचना है कि क्यों कम करें। बहुत लोगों को लोन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। ये सोच लेते हैं कि हाँ, 10 लाख का लोन ले लिए है, महीना महीना इतना पे कर देंगे तो इतना टाइम में ये हो जाएगा। लेकिन उसमें इंटरेस्ट के रूप में आप कितना पैसा दे रहे हैं वो आपको जानना रहता है। और वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं पैसा आप, वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, ज़रूरी नुकसान है कुछ हद तक, लेकिन उतना भी नहीं देना रहता है। और ये चीज़ की जानकारी के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन लीजिए और उसमें गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र में जाकर होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर बोल के टाइप कीजिए। जो भी आता है जो जिसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं वो खोल लीजिए। वो आपको ऐसे दिखेगा और उसमें जाकर आप अपना लोन अमाउंट, इंटरेस्ट और टेन्योर लगाकर देखिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। तो हम इधर लोन अमाउंट रखेंगे 50 लाख। अगर 50 लाख की लोन 30 साल के टेन्योर से 9.5% के इंटरेस्ट से देंगे। यूजुअली वो एवरेज रेट रहता है 9.5%। तो वो 9.5% लगा रहे हैं। तब देखते हैं। तो आपके लिए क्या बोला जाता है लोन देते वक्त? यूजुअली ये 50 लाख का लोन ले रहे हैं, 30 साल में चुका सकते हैं, 9.5% इंटरेस्ट रेट है और आपका मंथली ईएमआई सिर्फ 42,000 है। 42,043 रुपीज मंथली ईएमआई इतना है। आपका सैलरी होगा कहीं 1 लाख। आप सोच लेंगे कि हाँ 40% ईएमआई में जा सकता है, ठीक है, 30 साल में चुकती हो जाएगा, देते देते मेरा सैलरी बढ़ते जाएगा। साल भर साल इंक्रीमेंट तो मिलता ही है। जॉब स्विच करेंगे तो 20-30% मिनिमम इंक्रीमेंट होता ही है। तो उसके हिसाब से हम आराम से 40 चुका दे देंगे। लेकिन वहां पर आप टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं ये देखना है। 30 साल अगर आप हर महीना 42,000 रुपया ईएमआई के फॉर्म में, ईएमआई के रूप में चुकती करते रहेंगे, तो आपके लिए हुए 50 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आप 1,01,35,000 रुपया सिर्फ ब्याज के रूप में दे रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में। तो आप अपने 50 लाख चुकती करने के लिए 1,51,35,000 रुपया बैंक को दे रहे हैं। तो ये 1,10,01,00,000 रुपया आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो नुकसान तो हुआ ही 30 साल पे। वही अगर आप 25 साल पे भी करेंगे उतना ही इंटरेस्ट रेट पर, तो आपका ईएमआई अमाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ के 46,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 ही हजार का फर्क है ना। तो 25,000 में चुकती कर देंगे, 30 साल तक क्यों रखना है, अभी 25 साल में घर अपना हो जाएगा। ऐसे सोच के आप कर भी लेते हैं। फिर भी उस पे आप सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में 61,85,000 रुपया सिर्फ ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो 50 लाख की चुकती करने के लिए आप 1,11,85,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है। वही अगर आप एक कार लेना चाहते हैं, कार का दाम है 12 लाख। ठीक है, 12 लाख का कार है, वो आजकल बेर मिनिमम है। क्योंकि अगर आपको एक ऑटोमेटिक वर्जन का एक फैमिली साइज सेडान भी अगर 5 सीटर वाला कार लेना है तो 12 लाख लग ही जाता है। तो 12 लाख का कार लेने के लिए आप सोचेंगे कि हाँ 1 लाख डाउन पेमेंट कर दूंगा, 11 लाख लोन ले लूंगा। इंटरेस्ट कितना है? 11%, 11.5%। ठीक है।
उसका आपका टेन्योर 5 साल रहेगा। आप अगर 5 साल का टेन्योर देंगे तो मंथली ईएमआई कितना होगा? 24,000। लेकिन आप अपना 11 लाख की लोन चुकती करने में 3.5 लाख लगभग इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो ये नुकसान तो हुआ। उतना में आप आराम से एक रॉयल एनफील्ड बाइक ले सकते हैं जितना उसके ब्याज में दिए है। तो यही वजह होते हैं जिसके वजह से हमको अपना लोन ईएमआई कम करवानी चाहिए और लोन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो लोन टेन्योर कम करने का, लोन पहले खत्म करने का और लोन ईएमआई कम करके जल्दी कम इंटरेस्ट में अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट कैसे चुकाना है, इसके रास्ते अब एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक लोन ले रखा है, उसका फिक्स्ड ईएमआई जा रहा है हर मंथ, लेकिन आपको कहीं से बीच में साइड इनकम आ गया किसी बिजनेस से या बोनस मिल गया आपको, तो उस पैसे को आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। वो आपके डायरेक्ट जो आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे डिडक्ट होगा। उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा फीस कट होगा उसमें। तो आप एक्स्ट्रा पार्ट पेमेंट करके आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट को कम कर सकते हैं। ये करने की कुछ और तरीके भी है, जैसे हर साल 1 या 2 एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर देने का, या पार्ट पेमेंट के रूप में मिनिमम 3 ईएमआई जितना अमाउंट आपके हाथ में हो जाता है तो वो पे कर देने से। या फिर आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने एक लैपटॉप लिया है 70,000 में, उसका आपने 6 मंथ का ईएमआई रखा है कि मैं 6 मंथ में चुकाऊंगा, लेकिन आपको वो 60,000 कहीं और से भी बेनिफिट हो गया, सैलरी आ गया, कहीं से भी कुछ भी, वो आपको 60,000 हैंड में आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं ये ईएमआई को क्लोज करना चाहता हूँ, और वो 60,000 आपको कन्वर्ट कर देगा, आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा और आप उस 60,000 को वंस क्लियर कर सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब मुझे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस दे रहे हैं, तो वो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन लूँगा तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। लेकिन ये बात बहुत गलत है। ये आपको नो कॉस्ट दिखाता तो है, पर हर ईएमआई के कटने के चार्जेस में, उसका जीएसटी में आपका एक्स्ट्रा पैसा जा ही रहा है। तो ईएमआई हमेशा अच्छा चीज़ नहीं होता है अगर नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में भी मिल जाए। खास करके पर्सनल लोन्स जब लेते हैं, आजकल बहुत सारे कंपनीज मिल गए हैं जो आपको बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के 5-10 मिनट में पर्सनल लोन दे देते हैं। जैसे क्रेडिट बी हुआ, जैसे एयरटेल फाइनेंस हुआ, जैसे टाटा फाइनेंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, नहीं तो कितने सारे कॉल्स आते ही रहते हैं, हेलो सर आपको लोन की ज़रूरत है क्या, कर बोलते हुए। तो पर्सनल लोन मिल तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका चुगतान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि होम लोन या कार लोन की तरह कम इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है पर्सनल लोन्स पे। 16%, 20%, 24% इस तरह रहता है। तो वो जो इंटरेस्ट रहता है आपको, आप समझिए 2.5 साल, 5 साल में 2.5 साल अगर आप सिर्फ ईएमआई देते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल कुछ पे ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो छोटे-छोटे लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन्स, चाहे कोई डिवाइस खरीदने का, फ़ोन खरीदना है, जैसे इससे पहले एक वीडियो हम किए थे कि दिखावे के लिए कैसे ईएमआई पे आईफ़ोन खरीद लेते हैं। हाँ, ईएमआई पे आईफ़ोन खरीद लिया दिखावे के लिए, फिर ईएमआई देते-देते वो एक्स्ट्रा पैसा कट जाता है। तो ये सब मामलों में क्या करना है, जैसे ही हाथ में पैसा हो जाता है थोड़ा बहुत या उस अमाउंट जितना पैसा हो जाता है, तो प्री पेमेंट कर सकते हैं। मतलब टेन्योर से पहले पूरा अमाउंट जितना है, बिना इंटरेस्ट के, वो सब को आप एक बार में पे करके अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। जैसे हाल ही में मेरा एक दोस्त एक पर्सनल लोन लिया था, 3-3.5 लाख लगभग, और उसका टेन्योर था 5 साल। तो इन 5 सालों में वो जो ईएमआई देने वाला था, वो हर महीना इंटरेस्ट के साथ जाते रहता है और वो भी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं उसको एडवाइस किया कि नहीं, ये ईएमआई जो तुमको हर महीना 11-12 हज़ार जितना भी जा रहा है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कि वो बोला नहीं, मैं कम अमाउंट में इतना सब कुछ काम कर लिया हूँ, महीने में इतना ही पे करना पड़ता है। तो मैं उसको समझाया हूँ कि देखो, इतना तुम इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो और जितना तुम प्रिंसिपल लिए हो उसमें से 40-50% मिनिमम तुम इंटरेस्ट के फॉर्म में ही दे रहे हो, तो इसमें तुम्हारा नुकसान है। वही ईएमआई को अगर तुम हटा दोगे प्री पेमेंट करके, तो वो ईएमआई का अमाउंट जो है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो तुम्हारा सेविंग हो सकता है। तो इस तरह आप सोचना है, क्योंकि ईएमआई जो जा रहा है आपका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है।
इसीलिए जैसे पैसे हो जाता है, पर्सनल लोन्स, ये छोटे-छोटे ईएमआई वाले जितने भी हैं, प्री पेमेंट कर देना बहुत अच्छा चीज़ है। प्री पेमेंट में या प्री क्लोज़र चार्जेस, टैक्सेस, ये अमाउंट्स रहते हैं। ये थोड़ा ही ज़्यादा है, लेकिन ये सोच के आप प्री पेमेंट करने से पीछे नहीं हटिए, क्योंकि ये जो छोटा अमाउंट आप प्री क्लोज़र चार्जेस के रूप में दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट से बहुत गुना कम है। तो जब हो सके ये छोटे-छोटे लोन्स या अपना बड़ा-बड़ा लोन्स भी हाथ में पैसे हो गया, तो प्री क्लोज़र करना बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपका मंथली इनकम आपका सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट बन सकता है। उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है। लोन ट्रांसफर करें। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक से ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और कोई अदर बैंक आपको उससे कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है। आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर देख के, आपका इनकम स्टेबल है देख के, आप किस तरीके से लोन को चुका रहे हैं हर मंथ वो देखकर, तो आप ज़रूर लोन ट्रांसफ़र की ओर जाएँ। उससे पहले एक बार चेक कर लें कि आपको जो पहले वाले बैंक में प्री क्लोज़र चार्जेस है, टेन्योर है, वो प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सब मिलाकर सेकंड बैंक में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेन्योर ये सब चेक कर लें तभी जाए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसे बच रहे हैं और इधर उतना पैसा चार्जेस में जा रहा है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर एक टिप ज़रूरी है देने का। कुछ बैंक्स होते हैं जिसमें से लोन मिलना मुश्किल होता है। तो इनिशियली आप लोन कोई और सोर्स से ले लेते हैं, कुछ फाइनेंसिंग कंपनी से ले लेते हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट जो है, वो ये मेन स्ट्रीम बैंक से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। आप कुछ महीने ये लोन चुकाने के बाद फाइनेंस कंपनी से अपना लोन इन बैंक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर रेट कम होता है। इसमें फ़ायदा बहुत होता है और ये प्रोसेस जो है, वो आपको थोड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनिशियली जो लोन नहीं मिल रहा है जिस बैंक से, उसी में आप अपना लोन ट्रांसफ़र करके अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं, ताकि नुकसान कम हो। और इनिशियली जो लोन मिलना मुश्किल रहता है, लेकिन ज़रूरी रहता है, तो वो ज़रूरी आप फाइनेंसिंग कंपनी से पूरी करके उसको बाद में बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अच्छा रीपेमेंट हैबिट्स के लिए। ये रीपेमेंट हैबिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर चेंज होता है। जैसे उसमें सिबिल स्कोर है, एक्सपीरियंस स्कोर है, ये सब पॉइंट्स देते हैं 900, 800 इस रेंज में। तो सिबिल स्कोर अगर देखा जाए, तो अगर 900 में आपका सिबिल स्कोर 750, 780, 800 इससे ऊपर है, तो वो अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है और वो वैसे मेंटेन करने के लिए आपका रीपेमेंट हिस्ट्री या रीपेमेंट हैबिट्स जो है, ये सही रहना चाहिए। मतलब टाइम पे ईएमआई पे करना, टाइम पे लोन पे करना, ये रीपेमेंट हैबिट्स के वजह से आपका दूसरा लोन मिलना आसान होता है, या इस तरह की ट्रांसफर आसान होता है, या एक और फायदा हो सकता है जो अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट कम कराए। जैसे जब आप लोन लेने के लिए ट्राई करते रहते हैं, तो आप उस टाइम बैंक मैनेजर या बैंक का कोई भी पर्सन जो आपसे बात कर रहा है, उनको बोले कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं, तो हर मंथ आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लेट कर रहे हैं, तो वैसे आपके क्रेडिट का सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि मैं अच्छे से चुकता करता हूँ और मेरा इनकम भी स्टेबल है, तो आप इंटरेस्ट रेट कम करो। या फिर अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, तो उस बैंक के मैनेजर को आप मेल कर सकते हैं या डायरेक्टली उस ब्रांच में जाकर बात कर सकते हैं कि मैं इतने अच्छे से चुकता कर रहा हूँ। या तो आप बोल सकते हैं कि अदर बैंक में मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर हो रहा है, या आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं। हम इंडियंस हैं, बिना मोल भाव के हमको कहीं कुछ लेना नहीं चाहिए, तो आप मोल भाव कीजिए कि हाँ, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। एक क्रेडिट कार्ड रखना इसके लिए फाइनेंशियली एक गुड हैबिट है, बट नॉट विथ अ ग्रेटर लिमिट। बहुत सारे कंपनीज़ या बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड्स ऑफ़र करते हैं आपका सैलरी के हिसाब से, 2 लाख, 3 लाख के लिमिट से भी। और क्रेडिट कार्ड है बोल के आप हर जगह स्वाइप करते रहते हैं, सब चीज़ को खरीदते रहते हैं, और बिल में आपको ये ऑप्शन आता है कि मिनिमम इतना पे करो, फिर आगे जाओ। लेकिन वो मिनिमम अमाउंट पे करने से क्या हो जाता है, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पे आपको हर महीना इंटरेस्ट होते जाता है। हर महीना 3% मिनिमम इंटरेस्ट भी समझे, तो साल में वो 12 3 ज़र 36% हो गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर हेल्थी हैबिट क्या है? छोटा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड रखे, या बड़ा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिला भी हो, उसमें से कम ही यूज़ करे, और उसमें से उतना ही यूज़ करे जितना आप हर महीने आसानी से बिल चुका पाएंगे। जितना बिल अमाउंट आता है, उतना अगले महीने में ड्यू डेट के अंदर चुकता कर दीजिए। और इसके वजह से क्या है, आपका सिबिल स्कोर अच्छे से मेंटेन रहता है, 750 के ऊपर मेंटेन रहता है। चाहे कोई भी
मेट्रिक लेंगे आप रिपेमेंट हैबिट्स देखने का, वो स्कोर अच्छा मेंटेन रहता है। उसके वजह से आपका इनिशियल लोन में इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, और एक ये भी चीज़ होता है कि जैसे ये बोली है, लोन लेने के बाद रेगुलर रिपेमेंट्स करते रहेंगे, उसके साथ क्रेडिट कार्ड का भी पूरा चुकता करते रहेंगे, तो उसके वजह से ऑलरेडी जो आप अच्छे से मेंटेन करते रहते हैं, वो सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर और ऊपर जाता है। तब आप बैंक से ये बात कर सकते हैं कि देखो मेरा क्रेडिट स्कोर इतना बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा अवधि, ज़्यादा टेन्योर जैसे 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का अगर आप लोन लिए हुए हैं, तो उसमें आपको 0.5%, 1% का इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत सारा टेन्योर कम करने या ईएमआई का अमाउंट कम करने में फ़ायदेमंद हो सकता है। कम सो ईएमआई मतलब कम नुकसान। इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि हम मोल भाव कर सकें। और ऐसा नहीं है कि आपका कोई मन पसंदीदा बैंक है, भले ही वो कितना भी इंटरेस्ट बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो मन पसंदीदा बैंक है, हम आँख बंद करके उसको उतना इंटरेस्ट पे मान गए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें मन किसी का नहीं बढ़ाना है, हमको मोल भाव करके जेन्युइन इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना भी है तो लेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है। ये लोन जो लेते हैं, खास करके होम लोन जैसे लंबे लंबे सालों के लोन्स, उसमें आपको दो ऑप्शंस होते हैं, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट पे अगर आप लेंगे तो फ्लोटिंग रेट से थोड़ा ऊपर के रेट में ही मिलता है, लेकिन बैंक ये आपको ये बोलता है कि इसमें एक सुविधा है कि कहीं मार्केट ऊपर भी हो गया तो आपका इतना ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह की मोलभाव अभी जो बोली है वो नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करवा सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें दूसरे चार्जेस ऐड हो जाते हैं वो प्रोसेस में। एक और ये भी चीज़ होता है कि मार्केट में कहीं रेट कम हो गया, लेकिन आप ज़्यादा ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस मामले में फ्लोटिंग रेट ठीक रहता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट पे यूजुअली फिक्स्ड रेट से बहुत कम ही मिलता है। अगर फिक्स्ड रेट 12.2% मिल रहा हो, तो फ्लोटिंग रेट में वही इंटरेस्ट 9.2 9.3% मिल जाता है। तो यहाँ पर वो फायदेमंद है, और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स जिस तरह होते रहते हैं, उसकी वजह से आरबीआई भी अपना बैंक रेपो रेट्स ये सब एडजस्ट करते रहता है, और उसी के हिसाब से आपका क्रेडिट या लोन का इंटरेस्ट रेट भी कुछ बीपीए बेस पॉइंट्स के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसमें क्या होता है, आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रहता है तो मार्केट के हिसाब से कम हो सकता है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं कि या तो ईएमआई कम करवा सकते हैं या टेन्योर कम करवा सकते हैं। उनमें से एक ऑप्शन चूज करके या दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी चूज करके आप अपना ईएमआई कम करवा सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं जो आप अपने प्रिंसिपल लोन पे पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी है कि कभी मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ गया तो उसके हिसाब से आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको मार्केट के हिसाब से या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर उनका अगले 5-10 साल में या 20 साल में मार्केट क्या क्या हो सकता है, एक एस्टिमेट लेकर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट चूज करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो आप उसको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। जैसे कि हम पिछली बार देखे थे, कोरोना के टाइम में बहुत ही रेट गिर गया था इंटरेस्ट रेट का। हालांकि अब बढ़ गया है, लेकिन उस टाइम गिरा था तो आपको उस टाइम भी इंटरेस्ट कम देना पड़ा। ये एक फायदा होता है। उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है डाउन पेमेंट ज़्यादा करें। जब आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे आप फ़ोन ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या कार ले रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो सके उतना डाउन पेमेंट करें। उससे क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो कम जाएगा और आपका जो ईएमआई है वो भी कमेगा, इंटरेस्ट भी आपको कम देना होगा। जैसे आपको एक कार लेना है, थोड़ा वेट करें, अगर आप वेट कर सकते हैं वेट कीजिए। 5 लाख तक आपको अपने हाथ में रखना है, उसके बाद आप 12 लाख तक, बीच में 7 लाख तक आप ले सकते हैं लोन। अगर 12 लाख का कार है तो आप 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिए तो आपको सिर्फ 7 लाख का ही आउटस्टैंडिंग बिल बना और ईएमआई आप चुकता कर रहे हैं। वही अगर आप सिर्फ 2 लाख दिए डाउन पेमेंट तो आपका नेक्स्ट 10 लाख जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट के साथ ही पे करने का ऑप्शन है। तो ऐसे महंगे चीज़, लग्जरी वाले चीज़ में थोड़ा ध्यान रख के खरीदना है हमें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आजकल बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज आपको इस हिसाब से लोन्स देंगे कि ज़ीरो डाउन पेमेंट से आप बाइक ले सकते हैं, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे ये चीज़ खरीद सकते हैं, वो चीज़ खरीद सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि हाँ, मुझे बिना पैसा दिए वो चीज़ खरीद सकता हूँ, फिर बाद में मैं ईएमआई भर दूंगा।
लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि ज़ीरो डाउन पेमेंट मतलब उसका पूरा वैल्यू जो है वो आपको लोन ही बन रहा है। तो जैसे ये बोली है 2 लाख के बदले 5 लाख डाउन पेमेंट कीजिए 12 लाख के कार के लिए। घर लेना है तो 10 लाख के बदले 15-20 लाख डाउन पेमेंट कर दीजिए। इसके वजह से क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट के रूप में जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपका ईएमआई एक फिक्स्ड अमाउंट है लेकिन आप उतना नहीं दे पाएंगे। जैसे आप अगर 20 इयर्स के लिए चुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा, लेकिन अभी आपका इनकम उतना नहीं है कि हर महीने उतना दे सके। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपका रिटायरमेंट का 30 इयर्स 34 इयर्स है तो आपको बैंक सुविधा देगी कि आप 20 इयर्स के जगह पे 30 इयर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो उस टाइम आपका क्या होगा, ईएमआई कम कम हर मंथ जाएगा, आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। और बाद में जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े तो आप ईएमआई बढ़ा लीजिए या फिर आप साइड से पार्ट पेमेंट कर दीजिए। तो होगा ऑटोमेटिक वही कि आपको कम ईएमआई, स्टार्टिंग में आपको बर्डन कम रहेगा, आपका ईएमआई आगे जाके बढ़ा दीजिए। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हाँ ये है कि आपको इंटरेस्ट उस केस में ज़्यादा देना होगा। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। चीज़ें ज़रूरी तो है, खरीदना तो है, लेकिन महंगे हैं। तो उसके लिए तुम्हारे पास खूब पैसा रहे तो कम पैसा में उसको खरीद सकते हो। वही तुम्हारे पास कम पैसा है तो वही चीज़ खरीदने के लिए तुमको ज़्यादा ज़्यादा पैसे लगाना है। ये चीज़ आपको दुनिया में सब जगह देखने को मिलता है। अमीर कम स्पेंड करता है, गरीब ज़्यादा स्पेंड करता है। ये आपको सुनने में पैराडॉक्स लग सकता है, ये कैसे होगा? गरीब के पास पैसा रहता ही नहीं, वो कैसे ज़्यादा स्पेंड करेगा? एक एग्जाम्पल देता हूँ। 10 लाख की कार खरीदना है। अमीर आदमी क्या करता है, उसको सिंगल पेमेंट में नहीं तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में खरीद लेगा। वही जिसके पास कम पैसा रहता है, सोचिए किसी का इनकम सिर्फ 60-70 हज़ार है पर महीना, वो 10 लाख से ज़्यादा पे करके वही चीज़ को खरीदता है। इससे भी सिंपल एग्जाम्पल मैं एक बार कहीं देखा था, एक इकोनॉमिस्ट इसको एक एग्जाम्पल दे के बोलते हैं जूते का। एक अमीर आदमी महंगा जूता खरीदता है 2000 वाला। समझिए 2000 उतना महंगा नहीं है आजकल, बेयर मिनिमम है, लेकिन अच्छा रेंज में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो मिनिमम 2000 तो आपको स्पेंड करना पड़ता है। वही 2000 एक गरीब के पास नहीं रहता, लेकिन जूता तो उसको भी ज़रूरी है। या कोई कम इनकम वाला एम्प्लॉय रहता है, जूता तो उसको भी ज़रूरी है। तो वो क्या करता है, वो 400-500 वाला जूता खरीद लेता है। ये अमीर आदमी जो 2000 वाला जूता खरीदा है, वो उस जूते को 5 साल आराम से यूज़ कर सकता है क्योंकि उसका क्वालिटी ज़्यादा है। वही गरीब इंसान या कम सैलरी वाला एम्प्लॉय जो 400-500 में जूते खरीदता है, वो जूता उसके डेली यूसेज पे 4-5 महीने में खराब हो जाता है। तो वो हर 4-5 महीने में एक नया जूता खरीदना है। सालाना 3 जूता, 5 साल में 15 जूता, 15 जूता का 500 गुना। समझे? तो वही चीज़ के लिए, वही काम के लिए अमीर कम पैसा खर्च करता है, गरीब ज़्यादा पैसा खर्च करता है क्योंकि उस समय हाथ में जो पैसा रहता है ये बहुत कम रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को अपस्किल करके अपना सैलरी, अपना इनकम, अपना आय, अपना प्रॉफिट्स चाहे बिजनेस में बढ़ाते रहना है। जहाँ है वहाँ अगर स्टैग्नेट हो जाएंगे तो यही हाल होगा। अपना 100% कभी भी जॉब में नहीं दीजिए। मान लीजिए आप 100% दे रहे हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना कि आप 12 आवर्स काम कर लीजिए, वैसे नहीं कीजिए। 100% आपको इनकम मिल रहा है, 100% आप दीजिए, लेकिन 100 की जगह पे 200% देकर नहीं आइए। बाद में घर आके ये नहीं रोना पड़े कि मेरा तो पूरा खून चूस लिया जॉब, अब मेरे पास कुछ भी एनर्जी नहीं है कुछ और करने के लिए। ये रोना रोने से अच्छा है कि उस चीज़ को आप अपने अपस्किल करने पे, कुछ साइड बिजनेस करने पे, साइड हसलिंग कीजिए, ये बहुत फायदा करता है। इससे आप जल्दी जल्दी ईएमआई भी चुकता कर सकते हैं। यहाँ पर वॉरेन बफेट एक चीज बोलते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट और वन बास्केट, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखिए। वो बास्केट अगर गिर गया तो क्या हुआ, गया सारे अंडे। तो इसका मतलब ये है कि आपका इनकम जितना भी आता है, महीने का जितना भी पैसा आता है, वो एक ही सोर्स से नहीं आना है। तो वो आपको मल्टीपल सोर्सेस रखना है, मिनिमम 2-3 सोर्सेस से आपको पैसे आने जैसे रखिए, ताकि एक सोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाकी 2 सोर्सेस से आपका मिनिमम लाइफ जो है, नॉर्मल लाइफ जो है वो चलते रहता है।
उसके बाद है कैसे हम लोन को कम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, आजकल क्रेडिट कार्ड हमें 1 लाख लिमिट वाला मिल जाता है। अब हम क्या किए, 70,000 80,000 का एक लैपटॉप पसंद आया, ले लिए। अब अगर ले लिए तो आप अगर उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किए तो आपको 3% का चार्ज इंटरेस्ट आपको हर मंथ लगेगा, मतलब 36% का एनुअल। लेकिन वही अमाउंट को आप अगर ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे 6 मंथ या 8 मंथ, तो आपको 9% 10% का इंटरेस्ट लगा और उसको आप आसानी से हर महीने चुकता कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के अगर चंगुल में फंस गए हैं तो अभी अभी जाके उस अमाउंट को, टोटल आउटस्टैंडिंग बिल को जल्दी से ईएमआईज में कन्वर्ट करवाएं और तब आप आसानी से उसको चुकता कर पाएंगे। नहीं तो आप हर मंथ कुछ कुछ पैसा डालते भी रहेंगे लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप देखेंगे उतना ही पड़ा हुआ है। आप सोचने लगेंगे हम इतना पैसा भी दे रहे हैं और फिर भी मेरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट क्यों नहीं कम रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल जो है, या आप एक बार में सिंगल पेमेंट में जो डिवाइस खरीदे हैं उसका पैसा अगर नहीं चुका पाए, ईएमआई में कन्वर्ट करने की वजह से आपका ही फायदा है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो अनपेड अमाउंट बन जाता है। वो पूरा अनपेड अमाउंट का हर महीना 3% लग जाता है। वही अगर ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा अमाउंट पे 10% ही देना पड़ेगा। तो ये जो बताई है बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास जो क्रेडिट कार्ड है उससे वो आईफोन खरीद लिया है, आईफोन 14 की कुछ तो खरीद लिया है। तो उसके लिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से 80,000 एक बार में पे कर दिया है खरीदने के लिए, वो ऑफर में मिल रहा है बोल के। फिर क्या हुआ, उसका सैलरी तो उतना नहीं आता है कि एक ही बार में उतना चुका दे। उसने क्या किया, हाँ इसमें इस बार 10,000 भर देंगे, फिर अगले महीने 10,000 भर देंगे, ये 8 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन उसका वो क्या हो रहा था, 10,000 जो भरा था पूरा बिल अमाउंट तो नहीं भरा है, तो उसका 70,000 अभी भी बचा है। वो 70,000 का 3% इंटरेस्ट उसमें आ गया। 70,000 का 3% इंटरेस्ट मतलब हो गया 2100। तो 2100 रुपया जो बढ़ गया वो हर महीना बढ़ते चला गया। एक बार फिर से 10,000 चुका रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जितना बचा है उतना और ज़्यादा ही है। फिर 3 महीने के बाद वो देखा, उसके हिसाब से कितना बचना है, 80 में 50 बचना है, लेकिन उससे ज़्यादा बचा है। तब वो मुझे कॉल करके पूछा, अरे मैं ये चीज़ कर रहा था लेकिन इतना पैसा बचा है, ये क्या हो रहा है। तब मैं उसको यही चीज़ समझाया हूँ कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है। अभी उसको या तो तुरंत चुका दो, अगर नहीं चुका सकते हो तो उसको ईएमआई में बदल दो ताकि अपना पैसा बचा सके। उसके बाद है जैसे जैसे आपका आय बढ़े, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े, ईएमआई को बढ़ाते जाइए। अगर ईएमआई बढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट करने में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर आपका सैलरी 1 लाख है पर महीना मंथ, और आपका ईएमआई है कहीं 30-35 हज़ार पर मंथ। अगले साल आपका इंक्रीमेंट हो गया या प्रमोशन हो गया, आपका सैलरी 2 से 2.5 लाख के आसपास हो गया, तो अभी आप ज़्यादा अमाउंट ईएमआई में पे कर सकते हैं। तो ये जो फ़ायदा मिला है आपको, ये नहीं सोचिए कि मेरा ज़्यादा पैसा बच रहा है, लेकिन उसमें लोन में जो जा रहा है उतना जा ही रहा है। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, आप उसको ईएमआई बढ़ा सकते हैं बैंक को बात करके कि मेरा अभी ईएमआई अमाउंट बढ़ा दो ताकि मेरा टेन्योर कम हो सके। तो ये चीज़ जब आप करेंगे, आपका लोन जल्दी खत्म होता है और आप इंटरेस्ट में कम पैसा दे रहे हैं। जब आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि अब आप ईएमआई घटाना चाहते हैं या फिर टेन्योर। ये जो अमाउंट आपने पे किया इससे कौन सा चीज आपको इफेक्ट करना है, ईएमआई या टेन्योर। तो उस टाइम बहुत लोग क्या करते हैं कि ईएमआई सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो मुझे कम पैसा देना होगा नेक्स्ट मंथ से। वो बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर आप नेक्स्ट मंथ से कम पैसा देने के लालच में ईएमआई को इफेक्ट करने के लिए बोल दिया बैंक में, तो क्या होगा, आपका टेन्योर जो पहले 30 इयर्स है अगर या 20 इयर्स है तो वो टेन्योर आपका 20 इयर्स ही रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, टेन्योर पे इफेक्ट हो वैसे आपको बैंक को बोलना है। तो उससे क्या होगा, 20 इयर्स का जो आपका लोन है वो टेन्योर कम के, मान लीजिए आपने 6 मंथ का किया पेमेंट या जो भी, वो 1 ईयर हर ईयर आप जैसे जैसे पैसा देंगे 15 इयर्स तक आप कर सकते हैं, 10 इयर्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा हाई फाई करके रखे हैं और बेफजूली का खर्च कर रहे हैं तो उसको भी रोक के पहले आप ईएमआई सबको अच्छे से मेंटेन करके चुकता कर दीजिए। उसके बाद आप फ्रीली लाइफ जिए, जितना लग्जरी जीना है जिए, लेकिन ईएमआई पर नहीं जिए। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।